डीएम के नेता दयानिधि मारन के एक बयान को लेकर राजनीतिक भूचाल आ गया है। दरअसल दयानिधि मारन ने ये जो बयान दिया था ये उत्तर भारतीयों खासकर बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद अपमानजनक है। दयानिधि मारन ने अपने इस बयान में घुमा फिराकर ये कहा कि दरअसल जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो उत्तर भारतीय जो हिंदी बोलने वाले लोग आते हैं क्योंकि उनको कुछ और नहीं आता, इसलिए वो तमिलनाडु में आकर सड़कें साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। सोचिए, ये कहा कि जो बिहार के लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लायक हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बयान आते ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया, खास करके जो बिहार और उत्तर प्रदेश से धड़ाधड़ इस पूरे बयान को लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो स्वाभाविक है। हालांकि डीएमके के बचाव में कई लोग जो ऐसे उतरे, जो कुछ फैक्ट चेकर हैं, बाकी लोग हैं, राजनेता हैं, वो इनके बयान के बचाव में ये उतर के कह रहे हैं कि दरअसल डीएम के नेता दयानिधि मारन का ये बयान आज का नहीं बल्कि 4 साल पुराना है। दरअसल 2019 का ये बयान है। 2019 के बस बयान को लेकर आज आखिर क्यों हंगामा हो रहा है, इस तरह से दयानिधि मारन का बचाव किया जा रहा है। ये ठीक है कि उनका बयान ये 4 साल पुराना है, लेकिन ये कैसे भूल जाया जाए कि ये अकेला बयान नहीं है, और ये कैसे भूल जाएं कि संसद के इसी सत्र में डीएमके के एक नेता ने एक सांसद ने बाकायदा संसद में खड़ा होकर हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र वाले राज्य बोला था, गोमूत्र वाले राज्य। और उनका ये पहला बयान नहीं था, ऐसे कई बार वो बयान दे चुके हैं। ये अलग बात है कि जैसे ही दबाव बढ़ा तो डीएमके के सांसद ने, क्योंकि संसद में बयान दिया था, अगले दिन उसने माफी मांग ली, कहा कि उसके बयान से अगर किसी को ठेस लगी हो तो वो माफी मांग रहा है। तो सवाल ये है कि अगर 24 घंटे के अंदर डीएमके का सांसद गोमूत्र वाले बयान पर माफी मांग सकता है, तो दयानिधि मारन के 4 साल पुराने बयान को लेकर भी आज तक डीएमके ने या दयानिधि मारन ने माफी क्यों नहीं मांगी। दरअसल इस बात को समझिए कि दरअसल ये जो बयान निकल रहे हैं, ये जो सामने आ रहे हैं और ये जो नफरत सामने आ रही है, इसके पीछे बात क्या है। ये ठीक है कि क्योंकि अब चुनाव 2024 के चुनाव हैं, जो तो कुछ लोग ये कह रहे हैं डीएम के नेताओं के पुराने बयान जो है खोद खोद कर निकाले जा रहे हैं ताकि बीजेपी को बिहार, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में फायदा हो। ऐसा हो सकता है कि बीजेपी क्या एफर्ट कर रही हो, और बीजेपी शायद ये भी चाहती है कि इन बयानों के मार्फत जो इंडिया अलायंस बना है, उस इंडिया अलायंस में, क्योंकि नीतीश बाबू हैं, उसी इंडिया अलायंस में तेजस्वी यादव हैं, उसी इंडिया अलायंस में राहुल गांधी हैं, और उसी इंडिया अलायंस के अंदर डीएमके है, स्टालिन हैं, उनके तमाम नेता हैं जो इस तरह के उत्तर भारतीयों के लिए बयान दे रहे हैं। तो यह भी संभव है कि बीजेपी ये चाहती है कि इस इंडिया अलायंस के अंदर फूट पड़ जाए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस तरह के बयान दिए क्यों जाते हैं, और अगर दिए जाते हैं तो इन पर माफी क्यों नहीं मांगी जाती। सवाल यह भी है। देखिए, ये दरअसल सबसे पहले तो समझिए कि जो डीएमके की राजनीति है, डीएमके की राजनीति आज की नहीं, अगर 50 साल पुरानी अगर डीएमके की राजनीति देखें तो डीएमके की पूरी राजनीति जो है जातिवाद और हिंदुत्व के विरोध में, खास करके ब्राह्मणवाद के विरोध में, और साथ साथ जो है जाति के नाम पर जो डीएमके बना, ब्राह्मणों का विरोध करते हुए इसी नाम पर जो है डीएमके का गठन हुआ। उसके बाद तमिलनाडु के नेताओं की एक राजनीति हमेशा रही, हिंदी को गाली देकर वो तमिलनाडु के लोगों को भड़काते रहे, उनके वोट लेते रहे। तो उनकी मूल रूप से राजनीति यही है। जो पूरा 50 साल पहले जो पेरियार आंदोलन चला, उस पेरियार आंदोलन को लेकर के जो पूरा जो उसका क्रक्स था वो ये था, ब्राह्मणों को गाली दो। पेरियार ने किस तरह से भगवान श्री राम का अपमान किया, ब्राह्मणों का अपमान किया, कैसे हिंदुत्व को लेकर उन्होंने किस तरह के जहरीले बयान दिए थे, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज की राजनीति में इसका कंटेक्स्ट क्या, ये समझिए। दरअसल आज जो है, और फिर मैं कह रहा हूं कि सवाल सिर्फ ये बयान नहीं है, इसके पहले और कई सारे बयान हैं जो इस तरह के अपमानजनक बयान दिए गए। किसी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, डीएमके के नेताओं ने, किसी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के नेता जो है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, किसी ने कहा कि वो तमिलनाडु में आकर वो पानी पूरी बेचते हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, किसी ने कहा उनकी बुद्धि कम होती है। इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं ना, दरअसल इसके पीछे सीधा सीधा जो उत्तर भारत से नफरत है, उस नफरत को और ज्यादा भड़काने की कोशिश है। ये भी मत भूलिए, अभी अभी मनीष जो है कश्यप, एक यूट्यूबर जो है,
वो बिहार का यूट्यूबर है। बिहार का यूट्यूबर अभी जो है उसको पुलिस ने, उसको अदालत ने बेल दे दी और अब वो जो है जेल से बाहर आ गया। उसका किस तरह से स्वागत हुआ। मनीष कश्यप के ऊपर आरोप क्या लगा कि इसने डिवाइड करने की कोशिश की। मनीष कश्यप के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसने उत्तर और दक्षिण भारत और माफ कीजिएगा, उसने जो दरअसल बिहार और तमिलनाडु के बीच एक भेद पैदा करने की कोशिश की। मनीष कश्यप ने कुछ वीडियोज इस तरह से बनाए थे जिसमें उसने ये दिखाया था कि उत्तर भारत के लोगों को जो है, खास करके बिहार के लोगों को तमिलनाडु से मारकर निकाला जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इस तरह की खबरें कई और अखबारों ने भी दी थी, लेकिन इसको झूठा कह के तमिलनाडु की पुलिस ने मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिया। और जब मनीष कश्यप जेल में गया तो बिहार की तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री चाहे नीतीश कुमार हों या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों, कोई भी व्यक्ति मनीष कश्यप के सपोर्ट में आकर बोला नहीं था। सबने कहा कि नहीं, बिहारियों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, इसलिए इस तरह की जो बयान है ये दरअसल फेक न्यूज़ है। अब सवाल ये है कि मनीष कश्यप ने एक झूठ बोला या फेक न्यूज़ फैलाई, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप किस तरह से? मनीष कश्यप ने कहा कि वहां पे उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। सवाल यह है कि जिस तरह की इनके बयान हैं, अगर मनीष कश्यप की खबर पूरी तरह से झूठ भी हो तो जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उन बयानों के आधार पर तो एक बार फिर कोई बड़ी बात नहीं कि उत्तर भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को वहां पर फिर से जो है उनको जो है छोटी नज़र से, उनको जो है इस तरह से हेय दृष्टि से देखा जाए, उनको ऊपर जो है इस तरह के अत्याचार हो। अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को इस हेय दृष्टि से देखेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम नफरत ही निकलेगा। तो ऐसी नफरत आप क्यों फैलाना चाहते हैं? और अगर जो नफरत फैला रहे हैं तो फिर सवाल यह है कि जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली है, उस मोहब्बत की दुकान में ये नफरत के जो सेल्समैन है डीएमके के, वो क्या कर रहे हैं? वैसे अगर सही मायनों में कहा जाए तो ये उत्तर और दक्षिण के जो भेद की जो राजनीति है, हाल फिलहाल इसको शुरू अगर किसी ने किया तो खुद राहुल गांधी ने किया, जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। याद कीजिए, वायनाड से जब राहुल गांधी जीते, अमेठी से हार गए, तो उन्होंने वायनाड में जाकर, केरल में जाकर ये कहा कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि दक्षिण भारत के लोग जो हैं, वायनाड के लोग जो हैं, दक्षिण भारत के लोग जो हैं, वो चीज़ों को गहराई से समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राहुल ये कहना चाह रहे थे कि उत्तर भारत के लोग जो हैं वो गहराई से चीज़ों को नहीं समझते, उनकी समझ कम है। क्योंकि आप उत्तर भारत से हार गए, इसलिए आप उत्तर भारत के लोगों को ये कहेंगे कि उत्तर भारत के लोगों में समझ नहीं होती, तो ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? तो इसी तरह के बयान जो डीएमके के नेता दे रहे हैं। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि डीएमके ने इससे पहले जो नफरत की जो दुकान सजानी शुरू करी, वो सनातन पर अटैक करके शुरू करी। उन्होंने लगातार बयान दिए कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सनातन जो है वो एड्स की तरह है, सनातन जो है वो मलेरिया की तरह है, और इसलिए जो है इसका समूल नाश होना चाहिए। इन सब बयानों को लेकर के आज तक माफ़ी मांगी? आज तक माफ़ी नहीं मांगी। और फिर सवाल सिर्फ डीएमके के नहीं है, बल्कि उत्तर जो दक्षिण भारत के कांग्रेस के नेताओं के अगर आप स्टेटमेंट देख लेंगे तो वो भी इसी लाइन पर हैं, जो डीएमके से अलग नहीं है। अभी देखिए, हाल फिलहाल में जब ये जो 5 राज्यों के चुनाव आए और उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में जब कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो पी चिदम्बरम जो खुद तमिलनाडु की राजनीति आते हैं, उन्होंने क्या कहा? पी चिदम्बरम ने कहा कि उत्तर भारतीयों को एंटी मुस्लिम और एंटी ईसाई प्रोपेगेंडा पसंद है। उन्होंने ये कहा, पी चिदम्बरम ने, कि उत्तर भारत के लोग जो हैं एंटी मुस्लिम और एंटी ईसाई प्रोपेगेंडा पसंद है, इसलिए बीजेपी वहां जीत गई। तो सवाल फिर मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर उत्तर भारत के लोग जो हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी को वोट जिता रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, तो आप उनसे नफरत आखिर क्यों करोगे? सवाल ये है। सवाल ये नहीं कि 4 साल पुराना बयान है कि ये कितने साल पुराना है। अगर बयान पुराना भी है तो फिर आप आइए, इस बयान के लिए माफ़ी मांग लीजिए, कहिए कि नहीं, ऐसा हमारी कोई सोच नहीं है। देखिए, इस बात को समझिए कि जैसे जो 2014, 2019 के चुनाव और उसके बाद जो तमाम जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, उनमें एक बात तो साफ है कि उत्तर भारत में जो है वो नरेंद्र मोदी के प्रति जो है, जिस तरह की नरेंद्र मोदी ने पकड़ वहां बना ली है, बीजेपी ने पकड़ वहां बना ली है, वहां पर कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन बहुत कोशिश करने के बाद भी डेंट नहीं मार पा रहे। इसलिए अब वो उत्तर और दक्षिण के डिवाइड करके कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों को गाली दो, और गाली देने से उत्तर भारत में तो उनको पता वोट नहीं मिलने। अभी हाल ही में जो सर्वे आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में
बीजेपी अपने अकेले दम पे 70 से ज़्यादा सीटें ले रही है, 80 में से 70 सीटें ले रही है। तो ये इंडिया अलायंस को लगातार ये विश्वास हो रहा है कि उत्तर भारत में उनको वोट नहीं मिलने, तो उत्तर भारत के लोगों को गरियाओ, जिससे दक्षिण भारत इंटैक्ट रहे, दक्षिण भारत में ये भावनाएं भड़काकर वोट ले सके। पर फिर सवाल यह है कि मैं फिर यही पूछ रहा हूं कि आखिर उत्तर भारत के लोगों का कसूर क्या है? उत्तर भारत के लोग क्योंकि नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उनको कुछ भी बोलेंगे? अगर हिंदू नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं तो आप उनको सनातन के समूल नाश की बात करेंगे, उनको मलेरिया डेंगू बताएंगे। ये जो नफरत की राजनीति है डीएमके की, ये बहुत खतरनाक है। और सबसे खतरनाक क्या है, इस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी। क्या सोनिया गांधी ने एक भी शब्द कहा अब तक इस पूरे मसले पर? क्या राहुल गांधी ने एक भी शब्द कहा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे तो कैसे कहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दक्षिण के हैं और उनका एक पूरा बयान वायरल है जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि अगर मोदी को जिताया गया तो सनातन की वापसी हो जाएगी। तो वो तो खुद सनातन से। और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं उन्होंने डीएमके के जो जहरीले बयान है उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा जो धर्म जो है बराबरी की बात नहीं करता वो क्या है, यानी इनडायरेक्टली मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी कह दिया कि सनातन जो हिंदुवादी हैं, जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, जो सनातनी हैं, वो डेंगू मलेरिया एड्स की तरह हैं। तो इस तरह के बयान दे करके दरअसल हिंदू मुस्लिम का डिवाइड छोड़िए, अब कोशिश ये हो रही है कि किस तरह से उत्तर दक्षिण का डिवाइड किया जाए। और देखिए, एक मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जैसा आपको बताया कि पेरियार जो है हमेशा से इस तरह की राजनीति करते रहे और डीएमके का गठन ही पूरा इसीलिए हुआ। लेकिन पेरियार को लेकर 1957 में, 5 नवंबर 1957 में पेरियार जब इस तरह की बातें करते थे तो खुद जो हैं उस वक्त कांग्रेस के सर्वे सर्वा और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने के कामराज जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे उनको एक चिट्ठी लिखी थी पंडित नेहरू ने। सोचिए, कांग्रेस जिनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जो असली मोहब्बत की दुकान जिन्होंने खोली थी, पंडित नेहरू ने बाकायदा के कामराज को चिट्ठी लिखी 5 नवंबर 1957 को, और उन्होंने लिखा कि ये जो पेरियार जिस तरह के बयान दे रहे हैं ये आपराधिक और ये पागलपन वाले बयान है, ये आपराधिक मानसिकता और पागलपन वाले बयान है। तो नेहरू ने इस तरह से पेरियार की राजनीति का विरोध किया था। लेकिन आज नेहरू की राजनीति पर चलने वाले और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले इन नफरती बयानों का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे? बड़ा सवाल यह है। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर भारत के लोग लगातार नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के मन में भी, कांग्रेसियों के मन में भी कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को लेकर और हिंदुओं को लेकर एक नफरत जो है धीरे धीरे वो घर घर करती जा रही है। मत भूलिए, इसी तरह के बयान जो है, आपको रणदीप सुरजेवाला का एक बयान याद दिला दूं। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था कि मोदी को वोट देने वाले राक्षस हैं, ये रणदीप सुरजेवाला ने कहा था। तो जी आप समझ लीजिए, जी समझ लीजिए अच्छी तरह से, मोदी को वोट करने वाले जो हैं राक्षस हैं रणदीप सुरजेवाला की नज़र में। मोदी को वोट देने वाले जो हैं पी चिदम्बरम की नज़र में ईसाई और मुस्लिम, एंटी मुस्लिम और एंटी ईसाई हैं। और मोदी को वोट करने वाले दयानिधि मारन और डीएम के नेताओं की नज़र में वो एड्स हैं, मलेरिया हैं, वो शौचालय साफ करने वाले हैं, सड़क पे झाड़ू लगाने वाले हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आप इनको शौचालय साफ करने वाला कहें, सड़क पे झाड़ू लगाने वाला कहें। अरे शौचालय तो गांधी जी भी साफ करते थे। शौचालय साफ करना कोई जो है वो गंदा काम नहीं है, क्योंकि अगर शौचालय साफ नहीं होगा तो आप कैसे साफ होंगे? तो शौचालय साफ करना कोई छोटा काम नहीं है, गांधी जी भी ये काम करते थे। और सड़क पे झाड़ू लगाना भी कोई छोटा काम नहीं है, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। कम से कम डीएमके के जो नेता हैं वो तो पूरी तरह से चोरी चकारी करते हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डीएमके के तमाम बड़े नेता जो हैं वो किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए हैं। तो जो घोटालेबाज हैं, जो देश का पैसा लूट रहे हैं, वो अगर किसी मेहनती झाड़ू लगाने वाले को, शौचालय साफ करने वाले को, किसी को अगर हे दृष्टि से देखें तो ये उनकी भूल है। और अंत में मैं एक बात और सिर्फ कहता हूँ, हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी आप जाएंगे तो आपके गली मोहल्ले में, आपके किसी न किसी रेस्टोरेंट में, किसी सड़क के किनारे खोमचा लगाने वाले जो हैं वो आपको दक्षिण भारतीय मिल जाएंगे, जो या तो इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं। वो आपको इडली डोसा बनाते हुए मिलेंगे, दक्षिण भारत के लोग। लेकिन हम उनसे नफरत नहीं करते, हम उन्हें प्यार से अन्ना बोलते हैं। हम कहते हैं अन्ना की दुकान से जाइए और इडली ले लीजिए। हम कहते हैं अन्ना के डोसे बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग, हम हिंदी बोलने वाले लोग, हम प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं।
लेकिन डीएमके के नेताओं की तरह नहीं है। वैसे ये भी आपको बता दूं, सिर्फ दक्षिण भारत में डीएमके है जो इस तरह की जहरीली भाषा का इस्तेमाल करती है, वरना एआईडीएमके के नेता भी तमिलनाडु के ही हैं, लेकिन वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बाकी जो है, चाहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तेलुगु देशम पार्टी हो या फिर बीआरएस हो, जो अभी चुनाव हारे के चंद्रशेखर राव की पार्टी, उनके नेता इस तरह के जहरीले बयान नहीं देते हैं। सिर्फ डीएमके के नेता इस तरह के बयान देते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी, जिन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, वो इसका दिल खोल करके साहस के साथ विरोध भी नहीं करते, क्योंकि उत्तर भारतीयों को लेकर, मोदी को वोट करने वालों को लेकर नफरत उनके मन में भी भरी हुई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।